मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और मैंने बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स को डिफाइन करते हैं एज वेल एज इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। इनर्शिया के बारे में भी मैंने बताया, मैं उसको लिख दे रहा हूं। इनर्शिया is the property of a body by virtue of which it has tendency to continue its a state of rest or a state of uniform motion along a straight line. Okay, तो inertia is the property of a body by virtue of which it has tendency to continue its state of rest or a state of uniform motion along a straight line. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि it is the property of a body by virtue of which it opposes any change in its state of rest or a state of uniform motion along a straight line. आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, यानी यह किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। मोशन का भी विरोध करता है स्ट्रेट लाइन के लॉ, यूनिफॉर्म मोशन का विरोध करता है, यूनिफॉर्म मोशन में चेंज का विरोध करता है, या रेस्ट में चेंज का विरोध करता है यदि पहले से रेस्ट में है। वस्तु के इसी गुण को हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया को मेजर करते हैं मास के द्वारा। मास इज द measure of inertia. Greater the mass, greater the inertia. Greater the inertia. हम इनर्शिया को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। मास पर डिपेंड करता है इनर्शिया। जितना बड़ा मास होगा इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। मास बड़ा होगा इनर्शिया बड़ा होगा, मास कम होगा इनर्शिया कम होगा। इस चीज को आप समझें। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आपने सीखा इनर्शिया को और आपने सीखा फोर्स को। तो अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एक टर्म आएगा मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या है? आप अभी लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, अभी एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं, यह आगे की बात होगी। अगर हम सिंपली सीधे मोमेंटम कह रहे हैं तो इसका मतलब समझेंगे लीनियर मोमेंटम ही। सपोज कीजिए कि एक बॉडी m मास का है और वह v वेलोसिटी से चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, तो उसका लीनियर मोमेंटम होगा mv। यानी मास और वेलोसिटी, उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को, किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम उसका मोमेंटम कहेंगे। तो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मोमेंटम के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं तो लिखता हूं पहले, फिर समझाऊंगा। द रेट ऑफ change in momentum is
directly proportional to the applied force and change in momentum takes place in the direction of force. हमने लिखा the rate of change in momentum is directly proportional to the applied force and change in momentum takes place in the direction of force. अब इस चीज को समझिए, इस दो पार्ट में है यह सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहला पार्ट है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब है कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dp बाई dt के, जहां P मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी है। F is directly proportional to dp by dt और dp by dt मैंने लिखा dp by dt क्या होता है, सो देख लीजिए। dp by dt क्या होता है कि dp by dt बराबर लिख सकते हैं d by dt ऑफ mv, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब इसको अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो मास तो अगर हम कांस्टेंट मानेंगे तो हम लिख सकते हैं m इंटू डी वी बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी dv बाई dt को हम एक्सीलरेशन कहते हैं, सो दिस इज इक्वल टू ma, यानी dp बाई dt इज इक्वल टू ma। और यह पहला पार्ट है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। फोर्स के प्रोपोर्शनल है या फोर्स प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ही बड़ा फोर्स होगा। और dp बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यह ma के बराबर हुआ, मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर हुआ। यह वेक्टर साइन बताता है कि चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा होगा, यानी जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। यह एरो मार्क बताता है, वेक्टर मार्क बताता है। अब जरा सा हम इसके मैग्नीट्यूड पर ही केवल विचार करें, तो मैग्नीट्यूड पर विचार करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू ma और F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे K इंटू ma। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का मेजरमेंट होता है, आगे मैं देख रहा हूं कैसे मेजरमेंट आप देखते रहे। तो फोर्स का मेजरमेंट होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। फोर्स को डिफाइन करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, लेकिन फोर्स का मेजरमेंट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो हमने लिखा F इज इक्वल टू के एम ए, वेयर K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट, यह कांस्टेंट है। अब जरा सोचिए कि किसी बॉडी पर किसी m मास यूनिट मास के एक बॉडी पर 1 kg मास के बॉडी पर, यानी इफ m इज इक्वल टू 1 kg, 1 किलोग्राम की वस्तु पर एक फोर्स लगे और वह फोर्स उसमें एक्सीलरेशन पैदा करे बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो उस फोर्स को हम कहते हैं 1 न्यूटन। देन F बराबर होता है 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन वह फोर्स है
जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगकर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। अब जरा सोचिए कि इसका मतलब है कि यदि m 1 kg हो, a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तब f तो 1 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। यदि इस बाउंड्री कंडीशन को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि f के जगह पर 1 न्यूटन इज इक्वल टू k, मास के जगह पर 1 किलोग्राम और एक्सीलरेशन के जगह पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका मतलब है k का वैल्यू हो गया 1। इस k का वैल्यू को हम 1 में अगर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन 1 क्या होगा, फोर्स बराबर हो जाएगा 1 गुने m गुने a, दैट इज फोर्स बराबर है ma, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स किसके बराबर हुआ, मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर हुआ। इस तरह से हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा फोर्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। हम कैलकुलस का उस समय इस्तेमाल किए थे, हम बिना कैलकुलस के भी इसको बता सकते थे। कैसे, सपोज कीजिए, मैं लिखवाना नहीं चाह रहा हूं, केवल बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि एक बॉडी का मास m है, उसका इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u है। t समय के बाद, टाइम t के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा v माइनस यू बाई टी। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। अच्छा, एक चीज और, तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम mu हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, यहां से फाइनल मोमेंटम अगर लिखेंगे तो यह हो जाएगा mv। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के जगह पर मोमेंटम हम लिखेंगे तब क्या होगा, mv रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा mv माइनस mu बाई टी। अगर m कॉमन ले लेंगे, v माइनस u बाई टी, v माइनस u बाई टी a के बराबर होता है, तो ma। तो रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम ma के बराबर है, इसलिए f इज प्रोपोर्शनल टू ma होगा और f बराबर k में होगा। और जैसे हमने बाउंड्री कंडीशन लगाकर f बराबर m इंटू a लिखे हैं, वैसे हम निकाल सकते हैं। इस तरह से हम चाहें तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि कैलकुलस से दिखा दें। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम जब डिफरेंशिएट कर रहे थे, dp बाई dt निकाल रहे थे, तो m कांस्टेंट मान लिए थे। हमेशा जरूरी नहीं है कि m कांस्टेंट रहे, मास बदल भी सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक ट्रॉली है, ट्रॉली जा रहा है और वर्षा हो रही है, तब क्या होगा, ट्रॉली जा रही है, वर्षा हो रही है, तो ट्रॉली का मास धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा क्योंकि पानी ट्रॉली में जमा होगा। तो मास जरूरी नहीं कि हर जगह कांस्टेंट ही है। तो फिर हम कैसे बनाएंगे, मास अगर बढ़ता रहे, वेरिएबल मास हो, तब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे यह हम बाद में बताएंगे। अभी हम इस चीज को नहीं बता रहे हैं, यानी वेरिएबल मास को इग्नोर कर रहे हैं, केवल कांस्टेंट मास की बात कर रहे हैं।
आज बस मैं इतना ही बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे और साथ ही साथ हम प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कैसे बनाएं, इसका कुछ हम आपको उसको स्टेप्स बताएंगे और उस स्टेप्स के द्वारा आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। करने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।